हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। पिछले वीडियो में बच्चों हमने आसपास के जो वातावरण है उनमें किस प्रकार जीव जंतु अनुकूलित करके रहते हैं वो पढ़ा था। मरुस्थलीय आवास, पर्वतीय आवास, जलीय आवास, घास के मैदानों वाला आवास। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के जीव। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास के जीव, हमारे आसपास आवास क्षेत्रों में अगर हम देखें तो अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे जो कि वहाँ के रहते हैं। तो हम अपने आसपास के पौधों एवं जंतु की सूची बना सकते हैं। उनके रहने के हम तरीकों को ढूंढ सकते हैं, किस प्रकार वो रहते हैं, किस प्रकार अपने आप को क्या करते हैं वो अनुकूलित करते हैं। अब आप पता है एक वन में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है वृक्षों के अलावा। जैसे वृक्ष होंगे, उसके साथ आरोही लता होगी, विसर्पी लता होगी, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियाँ, मृत जंतु, छत्रक, छत्र क्या होता है, खूक की तरह होता है जो ऊपर को लटका होता है, काई आदि बहुत सारे जीव जंतु जो है एक वन में रहते हैं। तो अब इतने जंतु की हमने लिस्ट बताई, तो इसमें से आप छांट सकते हैं कौन कौन से जीवित हैं, कौन कौन से मृत हैं, यानी कौन कौन से सजीव हैं, कौन कौन से निर्जीव हैं। तो अपने चारों ओर पाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनके ऊपर हमने विचार करना है। अब हमारे घरों के आसपास आप लोगों के घर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है उसके ऊपर देखिए। उदाहरण के लिए आपके घर में कुर्सी है ना, जिस पे आप बैठते हैं, कुर्सी होगी, मेज होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी जो कि आपकी वस्तुओं सजीव नहीं है, वो कैसी है, निर्जीव है। ठीक है, तो हम अपने वस्तुओं को, आसपास की वस्तुओं क्या कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी जीवित है, कौन सी निर्जीव है। अब हम जानते हैं कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम ये भी जानते हैं कि हम जीवित हैं। अब जीवित क्या है, निर्जीव क्या है, मैं आपको पहले ही बता दिया था जब ये चैप्टर शुरू हुआ। जो जीव वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, सांस लेते हैं और जनन करते हैं, जनन करने का मतलब बच्चे पैदा करते हैं, वो होते हैं जीवित। जो ये चीज़ें नहीं करते वो होते हैं निर्जीव। तो हम जीवित हैं, हमारी तरह ही संसार में बहुत सारी चीज़ें जीवित है, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट, ये सभी क्या है, सजीव है। ठीक है, अब कोई वस्तु सजीव है ये हमें कैसे पता चलता है। कभी कभी ये निर्णय करना बड़ा आसान होता है, कभी कभी बड़ा कठिन होता है कि यह जीवित है या निर्जीव है। अब आप, मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो आप थोड़ा सोचने पड़ जाओगे। एक छोटा सा पौधा है, वो जीवित है या निर्जीव है, आप बताओ। अब आप सोच में पड़ जाओगे, यार ये जीवित कैसे हुआ, ये तो चलता नहीं, बच्चे पैदा नहीं करता, एक जगह खड़ा रहता है? और ये निर्जीव भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वृद्धि तो करता है, कब आज छोटा पौधा है कल बड़ा पौधा। तो इस प्रकार जो है कई बार यह पता करना बड़ा आसान होता है, परंतु कई बार यह बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु वे कुत्ते अथवा कबूतर की भांति नहीं चलते, अपितु ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं और बड़े होते रहते हैं। ठीक है, अब एक कार है, बस है, कार भी चलती है, बस भी चलती है, तो ये जीवित क्यों नहीं हुए? हम कहते हैं ये निर्जीव है। क्यों? क्योंकि ये सांस नहीं लेते, क्योंकि ये वृद्धि नहीं करते, सिर्फ ये इंजन होता है, इसमें मशीन होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। अब पौधे एवं जंतु समय के साथ क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। परंतु कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आकाश में बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हो, तो क्या इसका अर्थ क्या है कि बादल भी सजीव है। अब देखो, जब आकाश में आपने देखा होगा बादल बनते हैं, बढ़ते रहते हैं और पूरे आकाश में बादल आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बादल भी बढ़ रहे हैं। तो इसका अर्थ हम क्या निकालें कि क्या बादल भी जीवित है? नहीं। तो आखिरकार हम निर्जीव एवं सजीवों के बीच में अंतर किस प्रकार करेंगे? तो मैंने आपको जैसे पहले बताया, पहले समझा दिया है, फिर से एक बार पढ़ेंगे हम। सजीव वे हुए जो जीवित हैं, यानी सजीव वे हुए जो वृद्धि करते हैं, सांस लेते हैं, गति करते हैं और अपने तरह संतान उत्पन्न करते हैं, वो होते हैं जीवित, सजीव। और वो निर्जीव क्या हुए, जो गति नहीं करते, सांस नहीं लेते, वृद्धि नहीं करते और अपनी तरह संतान उत्पन्न नहीं करते, वो होते हैं निर्जीव। ये आप समझ गए होंगे अभी। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता ही होती है जो सजीव है। भोजन सभी जीवों के लिए, विभिन्न जंतुओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा है कि पौधे भी जरूरी हैं, भोजन करते हैं, और मनुष्य भी भोजन बनाता है। अब देखिए, पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होती है
थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देता हूँ, जब आप 7वीं कक्षा में जाएंगे 8वीं में जाएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल उनके पत्तों में हरे रंग की एक पिगमेंट यानी वर्णक होता है। तो क्लोरोफिल की सहायता से वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके और जल का इस्तेमाल करके अपना भोजन बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है, जो कि सभी दूसरे जीवित प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक होती है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, पशु हैं, जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस को। तो अब हम लोग अपना भोजन बनाते हैं, तो आप बोलोगे जी हम तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम दूसरों को कैसे नहीं करते? आप रोटी बनाते हो अपने आप? हाँ जी, मम्मी बनाती है जी। दाल बनाते हो? दाल भी बनाते हैं। तो भाई अपना भोजन तो आप बनाते हो, लेकिन हम अपने भोजन जो है अपने ऊपर निर्भर नहीं है, पौधों के ऊपर निर्भर है। अगर पौधे ना हो तो हमें अपना भोजन नहीं मिलेगा। कैसे? देखिए, दाल कहाँ से आती है? आप बोलोगे जी दुकान से। मैंने कई बच्चों को पूछा दाल कहाँ से आती है, उनका आंसर था जी दुकान से लाते हैं हम। वो ठीक है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि दुकान से लाते हैं मम्मी पापा, लेकिन अल्टीमेटली आती कहाँ से है? दुकान में भी कहाँ से आएंगी? बड़े दुकान से आएंगी जी। बड़ी दुकान से कहाँ से आएगी? किसान बेचेंगे। तो किसान कहाँ से उगाते हैं? खेतों में पौधे उगाएंगे आप दाल के, उसमें से दाल के दाने निकलेंगे, फिर आप उसको साफ करके सुखा करके बोरी में पैक करके दुकानों को बेचते हैं, तब दुकान से आती है। तो बिल्कुल छोटे शब्दों में कहा जाए तो जो हम चीज़ भोजन खाते हैं, जैसे रोटी मिलती है हमें गेहूं से, आटे से। गेहूं कहाँ मिलता है? गेहूं के पौधे से। गेहूं का पौधा कहाँ उगता है? खेतों में। तो खेतों में क्या उगता है? पौधे। इसका मतलब क्या हुआ? हमें अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से पौधों पर और जंतुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। जंतुओं पर किसके लिए? जैसे हम दूध पीते हैं तो गाय से होती है, या हम मांस खाते हैं जैसे बकरी का या मुर्गी का, तो इसलिए हमें जंतुओं पर निर्भर भी रहना पड़ता है। लेकिन भोजन के मुख्य स्रोत हैं आपके पौधे। ठीक है। अब अगला है, क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? क्या सभी जीव वृद्धि दिखाते हैं? ये जरूरी नहीं है सभी जीव वृद्धि दिखाएं, कुछ जीव वृद्धि भी नहीं दिखाते। ठीक है। तो अब आप हम तो वृद्धि करते हैं, आप सभी बच्चे बढ़ रहे हैं, आज छोटे हैं, कल बड़े होंगे और परसों जो है बुजुर्ग हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? हम वृद्धि करते हैं। जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, सभी कुत्ते बिल्ली जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, छोटे बच्चों से बड़े बनते हैं। दूसरा, हम श्वास लेते हैं, श्वास अंदर लेते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम श्वसन क्रिया। जब हम ऑक्सीजन गैस मुंह से या नाक से सांस लेते हैं अंदर को, तो फिर हम क्या करते हैं? अंदर से थोड़ी देर बाद बाहर सांस छोड़ते हैं, तो बाहर छोड़ते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये चीज़ याद रखना। हम अंदर हवा लेते हैं, हवा में से हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन गैस। फिर हम थोड़ी देर बाद सांस बाहर छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती हैं? सारी गैसें होती हैं उसमें, जो हम पहले अंदर लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, सिर्फ ऑक्सीजन गैस नहीं होती। ऑक्सीजन गैस जब हम अंदर लेते हैं तब यूज़ हो जाती है, फिर जब हम बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। अब एक चीज़ है, एक बात पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, आप सबने ये सोचा कि हम सिर्फ ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो हम वायुमंडल में जितनी गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सभी गैसें अंदर लेते हैं। कोई फिल्टर तो लगा नहीं कि सिर्फ हमने ऑक्सीजन गैस ली बाकी छोड़ दी, है ना? तो हम सभी गैसें शरीर के अंदर लेते हैं, उसमें से हम सिर्फ ऑक्सीजन गैस को यूटिलाइज यानी उपयोग कर लेते हैं अपने सांस के लिए। वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन गैस का उपयोग कहाँ होता है हमारे शरीर में। फिर हम जब सांस लेने के बाद थोड़ी देर बाद दोबारा छोड़ते हैं, फिर से हम सारी गैसें बाहर निकालते हैं, जो हमने बाहर से ली ना, सारी गैसें, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये हम सब बाहर निकालते हैं। सिर्फ ऑक्सीजन गैस नहीं निकालते, ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, फिर हम उसके साथ जगह निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर। तो ये हुई आपकी एक श्वसन क्रिया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। अब गाय है, भैंस है, कुत्ता, बिल्ली जैसे जंतु हैं, उनमें भी आपकी श्वसन क्रिया मनुष्य की तरह ही होती है। ये भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक है। तो उनके उदर में क्या होती है? गति होती है। अब आपने देखा होगा जब ये बड़े उदर मतलब पेट, तो जानवरों के पेट होते हैं। कुत्ते के पेट देखा होगा आपने, जब बैठा है कुत्ता तो उसके पेट में ऊपर नीचे हो रहा है। इससे क्या होता है कि वो सांस ले रहा है। मुंह खुला होता है, पेट ऊपर नीचे होता है, तो वो सांस ले रहा होता है। ठीक है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे जितने भी जीव जंतु वो सांस लेते हैं। पहली बात तो क्लियर होगी। ठीक है। दूसरा, वृद्धि भी करते हैं।
अब इसके बाद है कि क्या पौधे श्वसन ले करते हैं, ठीक है, क्या पौधे सांस लेते हैं, क्या पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं? बिल्कुल, ये भी सही बात है, पौधे भी गैसों का आदान प्रदान करते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं। अब इसको हम कैसे देखते हैं, देखिए पौधे जो है ऑक्सीजन गैस का उपयोग नहीं करते, मैंने आपको बताया ऑक्सीजन गैस वो छोड़ते हैं, बनाते हैं। वो क्या करते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं सांस के द्वारा, उस गैस को वह अपने अंदर ग्रहण करते हैं अपने पत्तियों के माध्यम से, और फिर वो अपना भोजन बनाते हैं। भोजन के साथ फिर हमारे लिए वो ऑक्सीजन गैस दोबारा छोड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है पौधे जो है हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर पौधे ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि पौधे ही एकमात्र ऐसे हैं जो हमें ऑक्सीजन बनाकर देते हैं। तो पौधे और मनुष्य, इन दोनों में आपस में संतुलन बना हुआ है। जब तक पौधे हैं तब तक हम जिंदा हैं। जिस दिन पौधे खत्म हो जाएंगे, हमें भी ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पाएगी, तो हम मर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि चलो हम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बना दें, वो बात की बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पौधे भी श्वास लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या सभी सजीव उद्दीपन की प्रक्रिया को अनुदिष्ट करते हैं? क्या सभी जीव उद्दीपन की प्रक्रिया को अनुदिष्ट करते हैं? अब उद्दीपन क्या होता है, देखिए उद्दीपन का मतलब होता है कि कोई स्टिमुलस मिला आपको। जैसे आप जब नंगे पाँव जा रहे होते हैं तो आपके पाँव में कांटा चुभ जाए तो एकदम से ऐसे करते हैं, आपको दर्द लगती है ना, तो आपको दर्द महसूस हुई, ये हुआ उद्दीपन, और आप पाँव फटाफट ऊपर उठाते हो। तो ये जो पाँव ऊपर उठाते हो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया या अनुक्रिया। और उद्दीपन क्या होता है? जो कांटा चुभा आपको, जैसे चुभन महसूस ना, उसको बोलते हैं उद्दीपन, ठीक है। तो उद्दीपन यानी आपका स्टिमुलस जो कोई चीज़ मिली आपको, उसके अनुसार आपने प्रतिक्रिया की, ठीक है। नुकीली चीज़ कांटा चुभ जाए तो आप फटाक से आप हाथ पीछे करते हो या पाँव पीछे करते हो, या आपकी उंगली जैसे जल जाए तो भी आपका हाथ पीछे हो जाता है। तो ये होता है उद्दीपन, यानी आपने उद्दीपन के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दी। उद्दीपन क्या हुआ? उंगली चुभ गई, कांटा चुभ गया, वो कांटा चुभना हो गया उद्दीपन या स्टिमुलस। कांटा हुआ स्टिमुलस, आपकी उंगली जल गई तो जलना क्या हुआ? स्टिमुलस। तो जैसे आपको गर्मी लगती है वैसे हाथ पीछे करते हो, हाथ पीछे करना क्या हुआ? अनुक्रिया, प्रतिक्रिया, ठीक है। और जैसे कांटा चुभा, पैर ऊपर उठाया, तो पैर ऊपर उठाना क्या हुआ? आपकी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। तो ये हुआ आपका, जितने भी सजीव हैं सभी जो है इसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। किसके प्रति? उद्दीपन के प्रति। अब इसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। छुई मुई का पौधा देखा होगा आप लोगों ने, या नहीं देखा तो नाम सुना होगा। छुई मुई के पौधे को जैसे आप छुओ तो एकदम से सारी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधे की डंठली झुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो उसने भी जैसे हमने टच किया उसके अनुसार अपने आप को उसने क्या किया? ढाल लिया और अपने आप को उसने छुपा लिया। तो ये भी अनुक्रिया दिखाते हैं। अब क्या पौधे भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाते हैं? मैंने आपको बता दिया, जैसे छुई मुई का पौधा है, सभी पौधे अपनी अनुक्रिया दिखाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कुछ पौधों के अपने सूरजमुखी का फूल है, जैसे सूरज खिलता है, सुबह होती है तो फूल खिल जाता है, और जैसे शाम होती है सूरज ढलता है तो फूल बंद हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सूरजमुखी के फूल ने भी सूर्य के प्रकाश के प्रति क्या किया? प्रतिक्रिया या अनुक्रिया दिखाई, ठीक है। तो इस प्रकार पौधे भी अनुक्रिया और प्रतिक्रिया देते हैं आपके उद्दीपन के प्रति। तो ये तो था आपका उद्दीपन। आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सजीवों में उत्सर्जन, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आया होगा और आपने इसको अच्छे से ध्यान से सुना होगा और देखा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।